गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है दोस्तों प्लांट किंगडम, यानी दोस्तों पादप जगत। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों पादपों में परिवहन, यानी पादपों में परिवहन जो होता है, जैसे कि बाष्पोत्सर्जन हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, परासरण हुआ, विसरण हुआ, वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसका फर्स्ट वीडियो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंटों ने वो नहीं देखी है तो वो आप दोस्तों सर्च करके आप देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट वीडियो है। और मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि जब आप इस टॉपिक को देखें तो शुरुआत से देखें, बीच से नहीं देखें। ऐसा नहीं है हर कोई वीडियो उठा लिया, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे फर्स्ट बात तो यही है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप शुरुआत से नहीं देखोगे तो दोस्तों क्या होगा, आपको दिक्कत होगी समझने में। तो आपके लिए मैंने जो ये फर्स्ट वीडियो डाला है पादपों में परिवहन वाला, कि जल का परिवहन किस प्रकार से होता है, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, विसरण, परासरण, ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत से देखनी है। तो फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों ये वाली वीडियो देखें। तो दोस्तों आज हमारा जो पादपों का परिवहन है उसी में हमारा सेकंड पार्ट है दोस्तों परासरण, जो कि हमारी सेकंड वीडियो है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक इम्पोर्टेंट सूचना, कि आरआरबी टेक्नीशियन में जो है वैकेंसी आ चुकी हैं, 6,6300 प्लस वैकेंसियाँ हैं। तो उसका वीडियो आपको कल प्राप्त हो जाएगा कि जोन वाइज कितनी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, और क्या उसमें नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितनी कैटेगरियों में उन्हें बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। और क्या भविष्य में वो नौकरियां बढ़ेंगी, वैकेंसियां बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको कल वो वीडियो मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम देखते हैं दोस्तों जो पादपों का परिवहन जो टॉपिक चल रहा है आपका, उसका हम देखेंगे दोस्तों। परासरण के बारे में हम समझेंगे कि परासरण क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें समझनी है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं हम परासरण, यानी दोस्तों ऑस्मोसिस। परासरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। तो आपको याद रखना है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, यह भी एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन है। आपने देखा हो दोस्तों, जब फर्स्ट वीडियो हमने डाली थी उसमें सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन, जो परिवहन होता है पादपों में दो प्रकार का होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। निष्क्रिय परिवहन क्या होता है दोस्तों, जो कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन हो, वाटर हो या कोई भी चीज़ हो, पादपों में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर परिवहन होता है तो वो निष्क्रिय, और निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर परिवहन होता है तो उसे हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। तो ये दो प्रकार के परिवहन मैंने आपके लिए बताए थे। तो परासरण जो है दोस्तों ये भी आपका एक निष्क्रिय परिवहन है, जिसमें विलायक की गति होती है, ठीक है दोस्तों। विलयन यानी दोस्तों घोल इसे हम कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है दोस्तों विलय। इसके दो भाग होते हैं, जिसमें पहला है विलय यानी दोस्तों सॉल्यूट, जिसे घोला गया हो, घोला जाता है दोस्तों कम मात्रा में। और विलायक क्या होता है दोस्तों, सॉल्वेंट, जिसमें घोला गया हो यानी इसकी मात्रा अधिक होती है। आपने कभी देखा होगा दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए लस्सी बना रहे हो, ठंडाई बना रहे हो, गर्मियों के दिन है आपको पता है दोस्तों, तो हर कोई नींबू की ठंडाई पीता है। तो क्या करते हैं हम दोस्तों, जैसे नींबू लिया थोड़ा सा, 2-3 नींबू काटते हैं बस, लेकिन पानी कितना होता है दोस्तों, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, जिसमें हम नींबू को घोलते हैं। तो नींबू जो है दोस्तों वो है विलेय, यानी जो कि कम मात्रा में डाला जाता है। और पानी जो है वो है दोस्तों विलायक, जो कि अधिक मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों विलेय और विलायक, अब आप समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब एक माध्यम से विलायक दूसरे माध्यम में अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एवं विलयन की निम्न से उच्च सांद्रता की ओर गति करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, परासरण। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परासरण की परिभाषा है कि परासरण हम किसे कहते हैं। और आगे आपको याद रखना है कि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का उदाहरण है, जो कोशिका झिल्ली है। अर्ध पारगम्य किसे कहते हैं दोस्तों, या चयनात्मक किसे कहते हैं, ये भी मैं आपके लिए समझा देता हूँ।
मान लीजिए दोस्तों, जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास मान लीजिए दोस्तों ये 2 टब हैं आपके पास, ठीक है दोस्तों, ये 2 टब हैं। 1 मिनट दोस्तों, ये 2 टब हैं आपके पास, ठीक है। ये भी एक टब है। टब किसे कहते हैं? जिसमें दोस्तों पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। मान लीजिए ये 2 बर्तन है आपके पास, इसमें हमने चलनी लगाई हुई है, ऊपर से चलनी, ठीक है दोस्तों। पानी को छान कर इसमें डाला जाएगा। इसमें चलनी नहीं है दोस्तों, तो इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो सीधा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वो छनेगा ही नहीं, और छनेगा नहीं तो उसमें दोस्तों कण बाहर नहीं निकलेंगे जो गंदगी है, ठीक है। तो पानी डायरेक्टली इसमें चला जाएगा और इकट्ठा यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये जो पानी है, जो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के या मिट्टी के जो भी है, ये चलनी में ऊपर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे इस जगह दोस्तों, और जो पानी है हमारा वो दोस्तों यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे लिए जो कण है, जो धूल के कण हैं, वो दोस्तों हमारे लिए हानिकारक हैं, ठीक है। तो पानी जो है, लेकिन पानी में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो बदलेंगी नहीं, पानी तो वही रहेगा। जैसे खनिज हुआ, जो भी चीज़ें होती हैं पानी में, जैसे ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो पानी के साथ ही रहेंगी। लेकिन जो हानिकारक जो चीज़ें हैं वो यहीं ऊपर चलनी में रह जाएंगी। तो यही होता है दोस्तों चयनात्मक झिल्ली का कार्य, कि अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, कि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, पादप के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, उन्हें तो वो जाने देती हैं, लेकिन जो हानिकारक होती हैं उन्हें वो वहीं रोक कर रख लेती हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, हम आगे बात करते हैं दोस्तों विलयनों के बारे में, यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के विलयन संभव होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये 3 आपके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आइसोटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक विलयन और हाइपोटोनिक विलयन। और इन सभी सॉल्यूशंस का कोशिका पर ऑस्मोसिस के समय लगभग उस ऑस्मोसिस के समय, यानी दोस्तों विसरण के समय, सॉरी दोस्तों परासरण के समय अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों आइसोटोनिक विलयन, यानी दोस्तों समपरासरी विलयन। और ये दोस्तों आपको याद रखने हैं, अच्छी तरह से याद रखने हैं, समझने हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जब कोशिका ऐसे सॉल्यूशन में हो जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेट कोशिका के अंदर और बाहर बिल्कुल समान अवस्था में हो, तब ऐसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने किशमिश जो होता है ना, किशमिश, उसे हमने पानी में डाला, लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों किशमिश जब पानी में फूलकर मोटा हो जाता है तो उसमें अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन बाहर नहीं बढ़ती। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, पानी की मात्रा बाहर भी उतनी हो, अंदर भी उतनी ही हो जिस पदार्थ में, तो वो होगा दोस्तों आपका आइसोटोनिक, यानी पानी की मात्रा बाहर भी समान है, अंदर भी समान है, तो आइसोटोनिक होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसे में कोशिका के अंदर भी उतना ही सॉल्वेंट जाता है जितना कि उसके बाहर आता है, इसलिए सॉल्वेंट का कुल कोई हिलना डुलना नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आपका आइसोटोनिक विलयन, यानी दोस्तों समपरासरी विलयन, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहां आप रुपया खर्च कर रहे हो शायद वहां पर भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को ना मिले। ऐसा नहीं कहता मैं दोस्तों कि हर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ाता, हर कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, पढ़ाते होंगे, लेकिन दोस्तों जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो टीचर जो हैं आपको रुपयों में दे रहे होंगे, कोर्स बेचते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तब जाकर आपको ये चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। लेकिन दोस्तों ये वही चीज़ें अगर आपको फ्री में मिल जाए तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ें आपको एक बार फ्री में अच्छी तरह से कंप्लीट करा दी जाए। और जैसे ही आपकी कंप्लीट होंगी तो दोस्तों मैं आपको देखिए जो नोट्स हैं मेरे, जो धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, हर चीज़ को मैं तैयार कर रहा हूँ, जैसे जैसे तैयार हो रहे हैं वैसे वैसे मैं आपके लिए करा रहा हूँ।
तो कुछ समय ऐसा होता है कभी भी वीडियो नहीं डाल पाता, तो होता क्या है दोस्तों, आप समझ लेना कि वहाँ चीज़ें तैयार नहीं हुई हैं। क्यों दोस्तों, मेरा काम है हर चीज़ को अच्छी तरह से जांचना, परखना, एग्ज़ाम के हिसाब से क्या कंटेंट आपको देना है, क्या चीज़ें मुझे तैयार करनी है, किस प्रकार के नोट्स तैयार करने हैं, तब जाकर मैं आपको पढ़ाऊँ जो आपके लिए बेहतर हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कंटेंट जो मैं आपके लिए उपलब्ध कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों आपका हाइपरटोनिक विलयन, यानी दोस्तों अति पराश्रयी विलयन। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों हाइपरटोनिक विलयन कहते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको समझना है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन उसमें रखी कोशिका के सॉल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो, तो उसे कहते हैं हम दोस्तों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसका कंसंट्रेशन उसमें रखी कोशिका के सॉल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो। ठीक है, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, कंसंट्रेशन एक समान करने के लिए कोशिका के अंदर से सॉल्वेंट या पानी बाहर निकलेगा, और यह दोस्तों क्या होगा, वही परासरण कहलाता है। जैसे आपके लिए उदाहरण है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है दोस्तों। जैसे पानी में रखने पर अंगूर जो होता है ना दोस्तों, अंगूर वो सिकुड़ जाता है, जबकि आपने देखा होगा दोस्तों पानी में डालने से पहले अंगूर फुला हुआ होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे पानी में डालते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है दोस्तों, जो उसका अंदर का सॉल्वेंट है, जो उसके अंदर जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, तो इसलिए वो सिकुड़ जाता है। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों जब हम किशमिश को डालते हैं तो वो फूल जाता है। क्यों, जो बाहर का सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो उसके अंदर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अंगूर का सिकुड़ना, पानी के अंदर रखने पर अंगूर का सिकुड़ना भी दोस्तों हाइपरटोनिक का ही एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इस अवस्था में किसी कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है, इसे जीव द्रव्य कुंचन या दोस्तों प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना, अचार में तेल डालने से कवकों का जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अचार में तेल डालना भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, हाइपरटोनिक का। तो ये आपको याद रखना, अचार तैयार करते हैं ना, आपने हर घर में मिल जाएगा आपको अचार, तो जैसे कैरी का अचार हुआ, मिर्च का अचार हुआ, ठीक है, नींबू का अचार हुआ, तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, मिर्ची का अचार हुआ, तो बहुत सारे अचार मिलते हैं। तो वो किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, हाइपरटोनिक के। अब चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों कि जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को पुनः अल्प पराश्रयी विलयन में डाल दिया जाए तो विकुंचन होने की घटना उसमें होती है। अगर उसे अल्प पराश्रयी विलयन में डाल दिया जाए तो विकुंचन हो जाता है, यानी दोस्तों उसे हम दोबारा से उसी अवस्था में ला सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे दोस्तों हाइपोटोनिक विलयन, यानी दोस्तों अल्प पराश्रयी विलयन के बारे में। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि इस सॉल्यूशन में कोशिका के अंदर का सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर के सॉल्यूशन से अधिक होता है, बाहर के सॉल्यूशन से अधिक होता है, और इसलिए बाहर से सॉल्वेंट जो है कोशिका के अंदर आएगा, जिससे कंसंट्रेशन अतुलित हो जाएंगे। अतः ऐसे दोस्तों अंतः परासरण हम कहते हैं। जैसे कि दोस्तों किशमिश का फूल जाना, तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, पानी में डालने पर जब हम किशमिश डालते हैं तो फूल जाती है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, हाइपोटोनिक विलयन का। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया भी हुआ है, तो ये भी बहुत पूछा जाता है। और साथ में ये भी बहुत पूछा जाता है कि जंतु कोशिका या आरबीसी को आंसू जल में डालने पर वो फूलकर फट जाती है। क्यों फट जाती है दोस्तों, जो बाहर उसके अंदर जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो फट जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही होंगी। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो ये जो एग्जाम्पल मैं आपके लिए करा रहा हूँ ना, ये ज़रूर आपको याद रखने हैं। जो इनकी जो डेफिनेशन है, जैसे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारी डेफिनेशन है ना इनकी, ये ज़रूर आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। एक क्रिया होती है दोस्तों अंतःचूषण
या अंतः शोषण की, यानी दोस्तों इम्बिविसेशन, इम्बिविशन, इम्बिविजन, यानी दोस्तों अंतःचूषण या अंतः शोषण। अंतःचूषण या अंतः शोषण क्या होता है दोस्तों, जैसे कि किस्में जो होती है ना, वो क्या करती है दोस्तों, वह अंतःचूषण का ही तो कार्य करती है। यानी अंतःचूषण का मतलब है दोस्तों कि जो सॉल्वेंट जो वाटर है उसे अपने अंदर इकट्ठा करना, यानी सोखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे हम समझते हैं इन सारे पॉइंटों के आधार पर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह एक भौतिक प्रक्रम है जिसमें किसी ठोस की सतह पर जल का अवशोषण यानी दोस्तों अधिशोषण होता है। जैसे आपने बादाम देखा होगा, बादाम सिकुड़ा हुआ होता है, उसमें जो है दोस्तों धारियाँ होती हैं जब वो बादाम जब उसे हम पानी में नहीं डालते हैं उससे पहले। लेकिन रात को जब हम पानी में डालते हैं, जब हम सुबह देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ऊपर से आपने देखा होगा दोस्तों प्लेन हो जाता है बिल्कुल। क्यों हो जाता है, बादाम शुरुआत में ठोस था, लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों जब हम उसे गलाते हैं तो बादाम क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा नरम हो जाता है। किसकी वजह से दोस्तों, वाटर की वजह से। अब नरम क्यों हुआ, क्यों दोस्तों उसने उस वाटर को सोखा अपने अंदर, उसका चूषण किया, उसे अपने अंदर इकट्ठा किया, तब जाकर वो फूला, और फूला तो वो दोस्तों नरम हुआ। तो अंतःचूषण का ही तो कार्य कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा जल या किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अधिशोषण करने को अवशोषण अंतःशोषण कहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यह ठोस एवं अर्धठोस पदार्थों द्वारा प्रदर्शित होता है, जिन्हें दोस्तों इम्बिवेंट या अंतःशोषक कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, जैसे पौधों में प्रोटीन, मंड, सेल्यूलोज, पैक्टिन आदि पदार्थ जो होते हैं दोस्तों जलरागी कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं, जो अंतःशोषक का कार्य करते हैं। आगे आपको याद रखना है, ये अपने भार से कई गुना अधिक जल अवशोषित करते हैं और अंतःशोषण के फलस्वरूप यह अंतःशोषक के आयतन में वृद्धि करते हैं। यानी दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे हम मान लीजिए बादाम को डाला हमने, फिर से बता रहा हूँ, बादाम को हमने डाला पानी में, और पानी में डालने के बाद 10 से 12 घंटे बाद आप देखोगे तो बादाम थोड़ा सा फूल जाता है। क्यों फूला, क्योंकि दोस्तों उसने जो वाटर है उसे अपने अंदर एब्जॉर्व किया। अब एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है दोस्तों, जब आपने शुरुआत में देखा होगा पानी में डालने से पहले बादाम को उसका आकार थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन बाद में जब वो फूल जाता है तो उसका आकार बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। जब दोस्तों जब उसके अंदर जो है वाटर की मात्रा बढ़ेगी तो फूलेगा तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। तो अंतःचूषण की क्रिया के कारण ही दोस्तों वो क्यों हुआ, बादाम का आयतन क्यों बढ़ा, अंतःचूषण के कारण। क्योंकि वहाँ पर जो बादाम फूला है वाटर में, उसमें क्या है दोस्तों, जल भरा हुआ है, और जल भरने के कारण उसका आयतन बड़ा हुआ, फैला, तो आयतन में वृद्धि होती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे अब देखते हैं, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जल जैसे द्रव को इम्बिवेट कहा जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि यह एक सतही प्रक्रम है जिसमें ठोस के आयतन में वृद्धि होती है और इस क्रिया में विलयन का निर्माण नहीं होता। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं अंतःचूषण के दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें फर्स्ट है दोस्तों, लकड़ी के फर्नीचर का बरसाती दिनों में फूल जाना। ये किसका एग्जाम्पल है, अंतःचूषण का। आदि मानव लकड़ी के लट्ठे से चट्टान को तोड़ देते, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। बीजों को पानी में डालने पर फूल कर अंकुरित हो जाना, ये भी अंतःचूषण का एग्जाम्पल है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण में मूल रोमों की कोशिका भित्ति अंतःशोषण द्वारा जल का अवशोषण करती हैं, तो ये भी अंतःचूषण का ही एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हम देखेंगे, अनेक पौधों जैसे सिलेजेनेला, लाइकेन में पुनर्जीवन की क्रिया भी अंतःशोषण के कारण होती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पुराने समय में चट्टानों को तोड़ने के लिए सूखी लकड़ी के टुकड़े को पानी में भिगोकर दरारों में फंसा दिया जाता था। क्यों दोस्तों, जो लकड़ी है वो जल का अंतःशोषण करती है जिससे वो फूल जाती है, तथा इससे इतना अधिक बल उत्पन्न होता था कि चट्टान आसानी से टूट जाती थी। क्यों टूट जाती थी, मान लीजिए चट्टान में फंसा दिया लकड़ी को भिगोकर,
पानी डाल दिया, उसे चट्टान में डाल दिया, चट्टान के बीचों बीच फंसा दिया। अब क्या होगा दोस्तों, अगर हमने उसे पानी में डाला है तो पानी क्या है दोस्तों, उस लकड़ी जो है पानी को सोखेगी, उसका अवशोषण करेगी। अवशोषण करेगी तो दोस्तों लकड़ी फूलेगी, लकड़ी फूलेगी तो दरार जो होती है दोस्तों चट्टान में, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई चट्टान है आपके पास, ठीक है, ये कोई चट्टान है, इसमें मान लीजिए दोस्तों ये कोई पतली सी दरार है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये कोई दरार है। हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पर, एक मिनट, ये कोई दरार है। अब मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ पर कोई लकड़ी डाली इसके अंदर, ठीक है, ये लकड़ी डाल दी। अब क्या होगा दोस्तों, जब ये लकड़ी फूलेगी ना तो ये दरार का गैप जो आपको अब दिखाई दे रहा है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लीजिए इतना हो गया, पहले इतना था, अब ये इतना हो गया। तो क्यों हुआ दोस्तों, ये लकड़ी के फूलने के कारण। तो चट्टानों में पहले तोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता था, इन लकड़ियों का, पानी में फुलाकर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, कपाल यानी दोस्तों स्कल यानी खोपड़ी जो होती है, हड्डियों को अलग करने के लिए भी अंतःशोषण प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे विभिन्न पदार्थों में अंतःशोषण की क्षमता, यानी किस पदार्थ में कितनी क्षमता होती है अंतःशोषण की। तो सबसे ज़्यादा जो क्षमता पाई जाती है अंतःशोषण की दोस्तों, वो पाई जाती है दोस्तों अगार अगार नाम का एक पादप होता है उसमें। फिर उससे कम पाई जाती है प्रोटीन में, फिर उससे भी कम पाई जाती है स्टार्च में, और स्टार्च से भी कम पाई जाती है सेल्यूलोज में। तो ये क्रम आपको याद रखना है, और ये पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है, आरआरबी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अंतःशोषण की क्रिया में जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा की हानि होती है, जो ऊष्मा के रूप में निकलती है। इसे आर्द्रता की ऊष्मा भी कहते हैं। किसकी दोस्तों, आर्द्रता की। और यही कारण है कि आटा गूंथते समय हमें गर्मी महसूस होती है। किसके कारण होती है वो दोस्तों, अंतःशोषण की वजह से। आगे हम बात करते हैं कि प्रोटीन में स्टार्च की तुलना में अंतःशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए प्रोटीन युक्त बीज जैसे मटर, चना आदि जल में रखने पर स्टार्च युक्त बीज जैसे गेहूं, मक्का आदि की तुलना में अधिक फूलते हैं। और आपने कभी देखा हो दोस्तों, जैसे कि आप चने खाते हैं ना, चने, भुने हुए चने आप खाते होंगे, प्रोटीन शेक लेते होंगे, तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है दोस्तों, उसको जो पानी है, वाटर है, उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अंतःशोषण जो है बहुत ज़्यादा करता है बजाय स्टार्च के और सेल्यूलोज के। तो किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, प्रोटीन भी अंतःशोषण का। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। और दोस्तों कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो की जितना भी कंटेंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इनके नोट्स अवश्य बनाएं, उन्हें रिवाइज करें। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम जल विभव की। और ये जल विभव का जो है दोस्तों चिन्ह है, ये आपको याद रखना है कि जल विभव कहते किसे हैं, क्या इसका कार्य होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो जल विभव किसे कहते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि सतह पर पाए जाने वाले जल के अणुओं की स्वतंत्र गतिज ऊर्जा को ही हम जल विभव कहते हैं। सतह पर पाए जाने वाले जल के अणुओं की स्वतंत्र गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों, जल विभव, यानी वाटर पोटेंशियल। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, शुद्ध जल का जल विभव शून्य होता है, जो कि सर्वाधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि विलयन का जल विभव ऋणात्मक होता है। विलयन जो होता है ना, उसका जो जल विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि जल की गति उच्च जल विभव वाले
विलयन से निम्न जल विभव वाले विलयन की ओर होती है। तो आपको याद रखना है कि शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वो दोस्तों शून्य होता है, और शून्य जो जल विभव होता है वो सर्वाधिक होता है, और जितना हम शून्य से ऊपर जाएंगे उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम दोस्तों आगे देखते हैं। आगे कुछ चीज़ें और दी गई हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं, जो कि लास्ट है, और यह है दोस्तों आपका विसरण दाब शून्यता, यानी दोस्तों डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट विसरण दाब शून्यता। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसे भी हम देख लेते हैं, समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि विसरण दाब शून्यता किसे कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि किसी विलयन के विसरण दाब तथा उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब के अंतर को विसरण दाब शून्यता कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों विसरण दाब शून्यता? किसी विलयन के विसरण दाब तथा उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब के अंतर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विसरण दाब शून्यता। इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, ये कुछ 3 पॉइंट दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका कि विसरण दाब शून्यता जल की गति की दिशा पता करने का सबसे अच्छा पैमाना होता है। यानी दोस्तों जल की गति अगर हमें पता करनी हो कि जल किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में नहीं जा रहा है, क्या गति है, तो विसरण दाब शून्यता से उसका पता किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, विसरण दाब शून्यता को प्यास या जल की कमी भी कहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जल की गति कम प्यास वाले क्षेत्र से अधिक प्यास वाले क्षेत्र की ओर होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है याद रखने के लिए वो है आपका दोस्तों विसरण दाब शून्यता की गति की दिशा पता करने में किसका उपयोग किया जाता है? विसरण दाब शून्यता का। तो यहाँ पर हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर कि जल की गति कम प्यास वाले से अधिक प्यास वाले क्षेत्र की ओर होती है, अर्थात जल की गति कम डीपीडी। डीपीडी क्या है दोस्तों? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। यानी दोस्तों जल की गति जो है कम विसरण दाब शून्यता से वाले विलयन से अधिक विसरण दाब शून्यता वाले विलयन की ओर होती है। तो ये होता है दोस्तों आपका विसरण दाब शून्यता। तो आज का आपका ये टॉपिक था दोस्तों हमारे पादप के परवेणों का ही परासरण, जिसमें सारी चीज़ें मैंने आपके लिए समझा दी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों आपकी लगभग दोस्तों आधा घंटे की वीडियो हो चुकी है। अगर पूरा चैप्टर में अगर आपको समझाने बैठूँ एक ही वीडियो में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, और आपके ऊपर से चला जाता, सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती। लगभग मैं आपको बता दोस्तों 2 से 2.5 घंटे लगते, शायद 3 भी घंटे लग सकते थे, और आप भी बोर होते, तो आपको समझ में भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को दोस्तों, इस टॉपिक को जो है पादपों में परवेन जो है, इसे दोस्तों 3 से 4 पार्टों में बांटने की कोशिश की है। तो इससे अगला पार्ट हम कल देखेंगे। और यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, उनके नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।